इंडस वैली के लोग यूनिफॉर्म और पक्की ईंटों से कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। जैसा कि न्यूयॉर्क की प्लानिंग देखें तो आपको वही ग्रिड नजर आएगी। एक परफेक्ट रेशो 4:2:1 में आती थी। अपर टाउन में मोहनजोदड़ो के ठीक सेंटर में बहुत ही अजीम पब्लिक स्ट्रक्चर मौजूद था जिसे ग्रेट बाथ के नाम से जाना, यानी उस दौर में इंडस वैली के लोग यूरोपियन से भी ज्यादा हाइजीनिक थे, जिसे डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदड़ो कहा जाता है। यह सिर्फ 4 इंचेस टॉल ब्रॉन्ज का स्टैच्यू था कि इंडस वैली की वुमेन ज्वेलरी का भी शौक रखा करती थी। और यह आइडिया था डेमोक्रेसी। यहां बच्चों को 7 साल की उम्र से सोल्जर्स बनाया जाता था। अगर वो बच्चा उनकी नजर में वीक, डिफॉर्म्ड या सिक होता तो उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता। और फिर व्यूअर्स, मगरिब से एक नई ताकत उभरी, रोमन एम्पायर। रोम ने व्यूअर्स, मैं हूं कैसर शहजाद और मैं आपको सुना रहा हूं द एक्सटेंसिव स्टोरी ऑफ मैनकाइंड, इंसान की वसी कहानी। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको सुना रहा हूं बिग बैंग से लेकर इंसान की 21वीं सदी की तरक्की तक की कहानी। इस वीडियो सीरीज की पिछली एपिसोड में मैंने आपको यह बताया कि कैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन में बेशुमार फेरोज यानी फिरौनों ने हजारों लाखों लोगों पर हुकूमत की, और कैसे इसी सिविलाइजेशन के दौरान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अजीबोगरीब फॉर्म ऑफ राइटिंग हायरोग्लिफिक्स ने जन्म लिया, और फिर कैसे प्रॉफिट मोसेस यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का क्लैश एक बहुत ही मशहूर फिरौन रामेसेस II के साथ हुआ, और मिस्र की सबसे खूबसूरत क्वीन क्लियोपेट्रा ने कैसे मिस्र पे हुकूमत की। इसी वीडियो सीरीज को जारी रखते हुए आज की एपिसोड में मैं आपको ये बताऊंगा कि दुनिया की 2 मशहूर और डेवलप्ड सिविलाइजेशंस, इंडस वैली सिविलाइजेशन और ग्रीक सिविलाइजेशन ने कैसे जन्म लिया। इंडस वैली और ग्रीक सिविलाइजेशन की मुकम्मल कहानी हम आपको सुनाएंगे आज की इस वीडियो में। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इमेजिन करें 2 मुख्तलिफ दुनियाएं जो एक दूसरे से हजारों मील दूर हों और उनके दरमियान बड़े बड़े डेजर्ट्स, माउंटेन्स और समुद्र मौजूद हों, लेकिन वो एक ही आइडिया पे यूनाइटेड हों, और वो आइडिया है बिल्डिंग ऑफ सिटीज। यह है ग्रीक सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन की कहानी। ये दोनों सिविलाइजेशंस एंशिएंट पावर हाउसेस थे जिन्होंने अर्बन लाइफ की बुनियाद रखी। और जैसा कि हम आपको अपनी पिछली एपिसोड्स में बता चुके हैं कि तमाम सिविलाइजेशंस का जन्म रिवर बैंक्स के करीब हुआ, बिल्कुल इसी तरह ग्रीक सिविलाइजेशन का जन्म एजियन सी के करीब हुआ, और इंडस वैली सिविलाइजेशन का जन्म रिवर इंडस के किनारे पर हुआ। और व्यूअर्स, इंटरेस्टिंग बात यह कि यह वर्ड इंडिया दरअसल इंडस से ही निकला है। तकरीबन 2500 बिफोर क्राइस्ट में इंडस वैली में 2 बहुत ही मशहूर सिटीज हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैरानकुन तरीके से डेवलप होने लगे। ये दोनों सिटीज आज के पाकिस्तान में मौजूद हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तरह कॉन्टिनेंट्स के दूसरे किनारे ग्रीस में मिनोअन और माइसीनियन सोसाइटीज ने भी हाईली डेवलप्ड अर्बन सोसाइटीज की बुनियाद रखी। ये दोनों सिविलाइजेशंस एक दूसरे से हजारों मील के फासले पर थी, लेकिन एक ही कॉमन लेगेसी शेयर करती थी, और वो ये कि शहर सिर्फ बिल्डिंग्स का नाम नहीं बल्कि ऑर्डर, कम्युनिटी और सोसाइटी के मास्टरपीसेस भी हैं। अब सवाल यह है कि इन दोनों सिविलाइजेशंस को क्या चीज जोड़ती है। इन दोनों सिविलाइजेशंस का एक कॉमन फीचर उनकी अर्बन प्लानिंग थी। इंडस वैली का ग्रेट बाथ इस बात का गवाह है कि वो सोसाइटी पब्लिक हाइजीन और रिचुअल्स को बहुत ज्यादा अहमियत देती थी, जबकि ग्रीस के टेंपल्स और थिएटर्स एक डेवलप्ड कल्चर की अक्कासी करते हैं। दोनों सिविलाइजेशंस हमारी तारीख पे बहुत गहरा असर डालती है। उनके तरीके मुख्तलिफ थे, लेकिन उनकी जीनियस एक थी। इंडस वैली ने कंस्ट्रक्शन में एक्यूरेसी के लिए यूनिफॉर्म ब्रिक्स का इस्तेमाल किया, जबकि ग्रीस ने ज्योमेट्री में मास्टरी हासिल करके पार्थिनॉन जैसे हैरानकुन स्ट्रक्चर्स बनाए। आज जिस भी शहर में हम रहते हैं वो इन दोनों सिविलाइजेशंस के कर्जदार हैं। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर से लेकर टोक्यो की पब्लिक स्पेसेस तक इंडस वैली और ग्रीक सिविलाइजेशन का डीएनए आज भी जिंदा है।
उन्होंने सिर्फ शहर नहीं बनाए, बल्कि एक पूरी सिविलाइजेशन को जन्म दिया। सोचिए 5000 साल पहले जब यूरोप के लोग पत्थरों से मकान बना रहे थे, तो इंडस वैली के लोग यूनिफॉर्म और पक्की ईंटों से कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। ये थी इंडस वैली, जहां मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे सिटीज ने अर्बन लाइफ की बुनियाद रखी। इमेजिन करें 40,000 लोगों पे मुश्तमिल एक मेट्रोपोलिस, जिसकी सड़कें ठीक प्रिसाइज ग्रिड में बिछाई गई थी, जो कि आज के मॉडर्न मेट्रोपोलिस का मुकाबला करती थी। इंडस वैली के शहरों की स्ट्रीट्स एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में बनी थी। आज के किसी भी मॉडर्न सिटी जैसा कि न्यूयॉर्क की प्लानिंग देखें तो आपको वही ग्रिड नजर आएगी। यानी 5000 साल पहले इंडस वैली के लोगों ने आज के शहरों का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था। घरों को स्टैंडर्डाइज्ड पक्की ईंटों से बनाया गया था और बहुत ही शानदार प्राइवेट वेल्स और बाथरूम्स बनाए गए थे। इंडस वैली में कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ब्रिक्स बहुत ही स्टैंडर्डाइज थी। हर एक ब्रिक एक परफेक्ट रेशो 4:2:1 में आती थी, जो कि हर बिल्डिंग को एक ज्योमेट्रिकल परफेक्शन देती थी। ग्रैनरीज और वेयर हाउसेस ट्रेड नेटवर्क्स को सपोर्ट करती थी और ये ट्रेड नेटवर्क्स मेसोपोटामिया तक फैले हुए थे। इसी इंडस वैली में जेरे जमीन निकासी का निजाम भी मौजूद था, जो कि एक स्लेब की फॉर्म में बनाया गया था और ये पूरे शहर का वेस्ट वाटर शहर के दूसरे किनारों तक ले जाता था। यह एक इतना एडवांस्ड और डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम था कि अगर आज के कुछ मॉडर्न मुल्कों जैसा कि पाकिस्तान और इंडिया के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है। यह एक ऐसा सैनिटेशन सिस्टम था जिसकी तारीख में सदियों से कोई मिसाल नहीं मिलती। इंडस वैली में बहुत ही हैरान कुन टैक्स मिले, जो कि सील्स के ऊपर कार्व थे। ये टैक्स इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। आज तक इस टैक्स को कोई हिस्टोरियन नहीं समझ सका। इंडस वैली से टैबलेट्स और सील्स की शक्ल में तकरीबन 400 यूनिक सिंबल्स दरियाफ्त हुए, जो कि मुख्तलिफ एनिमल्स को डिपिक्ट करते थे। मिसाल के तौर पर कहीं एक बुल कार्ट है तो कहीं यूनिकॉर्न, लेकिन आज तक हम ये नहीं समझ पाए कि इस लैंग्वेज का मतलब क्या है। लेकिन उम्मीद यही की जाती है कि ये टैक्स शायद सिविक रूल्स या ट्रेड एग्रीमेंट्स को रिकॉर्ड किया करते थे। इंडस वैली से मिलने वाला स्क्रिप्ट आज तक एक अनडिसाइफर्ड मिस्ट्री है। सील्स और पॉटरी पे नक्श, ये मिस्टीरियस सिंबल्स चुपचाप उनकी कहानियों, जबानों और अकायद का राज अपने अंदर ही समाये हुए हैं। इंडस वैली का लेआउट 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल था। एक को अपर टाउन या सिटाडेल और दूसरे को लोअर टाउन कहा जाता था। अपर टाउन एक फोर्टिफाइड एरिया था जिसमें पब्लिक बिल्डिंग्स, ग्रैनरीज और बाथ्स मौजूद थे। ज्यादातर ऑफिशियल मीटिंग्स अपर टाउन में ही हुआ करती थी, जबकि लोअर टाउन रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरियाज पर मुश्तमिल था। अपर टाउन में मोहनजोदड़ो के ठीक सेंटर में बहुत ही अजीम पब्लिक स्ट्रक्चर मौजूद था, जिसे ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता है। ग्रेट बाथ आज के मॉडर्न स्विमिंग पूल्स की तरह दिखता था। यह ग्रेट बाथ इस बात का सबूत है कि इंडस वैली के लोग सफाई सुथराई का बहुत एहतराम करते थे। ग्रेट बाथ सिर्फ एक इंजीनियरिंग का मार्वल नहीं था, बल्कि इस बात की दलील थी कि एक शहर तभी परवान चढ़ता है जब इसके लोग एक मकसद के लिए यूनाइट होते हैं। इंडस वैली में इस्तेमाल की गई ईंटों के साइज से लेकर गलियों की विड्थ, सब में एक तरतीब थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कलेक्टिव वेल बीइंग को बहुत ज्यादा अहमियत देते थे। और इंटरेस्टिंग बात यह कि मेडिवल यूरोप में यूरोपियंस की हाइजीनिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। यानी उस दौर में इंडस वैली के लोग यूरोपियन से भी ज्यादा हाइजीनिक थे और इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्रॉपर डस्टबिन्स इंस्टॉल थी, जबकि यूरोपियंस उस दौर में अपने घरों के सामने कूड़ा करकट वेस्ट कर रहे थे। यानी हाइजीन के मामले में इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने जमाने से हजारों साल आगे थी। ना सिर्फ ये, बल्कि इंडस वैली के लोग बहुत अच्छे ट्रेडर्स, फार्मर्स और क्राफ्ट्समैन थे। वो बीड्स, सील्स, ज्वेलरी और पॉटरी में ट्रेड किया करते थे। इंडस वैली ही वो पहली जगह है जहां सबसे पहले कॉटन यानी कपास का इस्तेमाल किया गया। यहां के फार्मर्स कॉटन को स्पिन और वीव किया करते थे। इनका ये ट्रेड मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था, जिससे हमें यह पता चलता है कि इंटरनेशनल ट्रेड इस दौर में शुरू हो चुका था। इंडस वैली के लोग आर्ट में भी बहुत महारत रखते थे। इस सिलसिले में मोहनजोदड़ो में 1926 में एक ब्रॉन्ज फिगरीन डिस्कवर किया गया, जिसे डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदड़ो कहा जाता है। यह सिर्फ 4 इंचेस टॉल ब्रॉन्ज का स्टैचू था। इस स्टैचू के बाजू में बैंगल्स और गले में नेकलेस देखा जा सकता है,
जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडस वैली की वुमेन ज्वेलरी का भी शौक रखा करती थी। ये फिगर इस बात का सबूत है कि इंडस वैली के लोग स्कल्पचर और मेटल वर्क में बहुत महारत रखते थे। इंडस वैली से मिलने वाले स्टैचूज और आर्टिफैक्ट से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लोग अनस्टिच्ड कपड़े पहना करते थे। वो अपने जिस्म को एक लंबी सी रोब से ढांपा करते थे, जो कि गालिबन उसी कॉटन से बनाई जाती थी जो इंडस फार्मर्स काश्त किया करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि एक्सकवेशन के दौरान यहां से मुख्तलिफ टूल्स बरामद हुए, जो कि उनके प्रोफेशन को इंडिकेट करते हैं कि यहाँ के लोग फार्मर्स, आर्टिजन्स, ट्रेडर्स, पॉटर्स और ब्लैक स्मिथ्स थे। लेकिन हैरानकुन बात यह कि दूसरी सिविलाइजेशंस के बरक्स इंडस वैली से कोई वेपन्स नहीं मिले। काफी तलाश के बाद भी यहाँ से कोई सॉर्ड्स, नाइव्स, एरोस, बोज या कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे यह अंदाजा लगाया जा सके कि इनकी कोई आर्मी भी हुआ करती थी। जबकि इसी टाइम पीरियड के दौरान दूसरी सिविलाइजेशंस जैसा कि एंशिएंट इजिप्ट, मेसोपोटामियंस और चाइनीज डायनेस्टीज के पास प्रॉपर वेपन्स मौजूद थे। इससे हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि इंडस वैली में रहने वाले लोग निहायत ही पीसफुल थे और वॉर जैसी चीज से नफरत किया करते थे। लेकिन व्यूअर्स, तकरीबन 1900 बिफोर क्राइस्ट में ये अजीम सिविलाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता जवाल का शिकार होने लगी। इंडस वैली के डाउनफॉल के पीछे मुख्तलिफ थ्योरीज मौजूद हैं, जैसा कि क्लाइमेट चेंज और दरियाओं का रुख बदल जाना। इस थ्योरी के मुताबिक इंडस वैली के लोग जो कि मुकम्मल तौर पर इंडस रिवर पर डिपेंड करते थे और सबसे जरूरी उनका एग्रीकल्चर इंडस रिवर पर डिपेंडेंट था, तो जब इंडस रिवर ने अपना रुख बदला तो ये पूरी सिविलाइजेशन तबाह हो गई। दूसरी थ्योरी के मुताबिक नेचुरल रिसोर्सेज का हद से ज्यादा इस्तेमाल इंडस वैली सिविलाइजेशन के डाउनफॉल की वजह बना, खास तौर पर दरख्तों का कटाव। तीसरी थ्योरी फॉरेन इन्वेजन्स को इस सिविलाइजेशन के डाउनफॉल की जिम्मेदार ठहराती है। इसके मुताबिक मेसोपोटामियंस को आर्यंस ने इन्वेड किया, और जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि इंडस वैली के लोग बहुत पीसफुल थे और उनके पास किसी किस्म के वेपन्स नहीं थे, जिस वजह से वो अपना सेल्फ डिफेंस ना कर सके और इस सफाए हस्ती से हमेशा के लिए मिट गए। अब चलते हैं मगरिब में कदीम यूनान यानी एंशिएंट ग्रीस की तरफ, जहां इंसानी तारीख के नामवर फिलोसोफर्स जैसे कि सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल ने जन्म लिया। यहां एजियन सी के रोशन साहिलों पर एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन ने जन्म लिया, जहां अर्बनाइजेशन एक मुख्तलिफ एंगल से लेकिन बिल्कुल इंडस वैली की तरह परवान चढ़ रही थी। तकरीबन 1700 बिफोर क्राइस्ट तक ग्रीस के आइलैंड क्रीट पर कुछ ग्रीक लोग, जिन्हें मिनोन्स कहा जाता है, बड़ी बड़ी महल नुमा बिल्डिंग्स जैसा कि नोसोस बना रहे थे। इसमें बहुत ही इंट्रिकेट लेआउट्स मौजूद थे जो कि गवर्नेंस, रिलीजन और ट्रेड को सिग्निफाई करते थे। यही अर्ली ग्रीक्स उस स्टेज को तैयार कर रहे थे जहां से बाद में गोल्डन एज ऑफ ग्रीस का आगाज हुआ। तारीख को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और चलते हैं 500 बिफोर क्राइस्ट में। 500 बिफोर क्राइस्ट में ग्रीस के मेन लैंड सिटी स्टेट्स एथेंस और स्पार्टा ने पूरी तारीख को बदल कर रख दिया। इन दोनों सिटी स्टेट्स ने अर्बन सिटीज को रीडिफाइन किया। ग्रीक सिविलाइजेशन एक सिंगल एम्पायर नहीं थी, बल्कि इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स की एक कलेक्शन थी जिन्हें पॉलिस कहा जाता था। इस पॉलिस में मशहूर सिटी स्टेट्स मौजूद थीं, जैसा कि एथेंस, स्पार्टा, कोरिंथ और डेल्फी। एथेंस में एक बहुत ही हैरानकुन और इंपॉर्टेंट पब्लिक स्क्वायर एगोरा मौजूद था। एगोरा एक पब्लिक स्क्वायर था जो कि सिविक लाइफ का मरकज था। यहीं पे ग्रीस के आइडियाज और मुख्तलिफ लॉज का जन्म हुआ। एगोरा एथेंस के बिल्कुल सेंटर में दिल की तरह धड़कता था। एगोरा में ही सिटीजन्स इकट्ठे होकर मुख्तलिफ लॉज यानी कवानीन पे डिबेट किया करते थे और अपने अपने आइडियाज शेयर करते और अपने फ्यूचर को डिस्कस किया करते थे। और व्यूअर्स, इसी डिबेट के नतीजे में इसी एगोरा के फ्लोर पे एक ऐसे आइडिया का जन्म हुआ जिसने आने वाली पूरी तारीख को असरअंदाज किया, और ये आइडिया था डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत। और ये वही जमहूरियत थी जो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में पूरी दुनिया पे डोमिनेट करती है। एथेंस में डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसीजर मौजूद था जिसे ऑस्ट्रिसिज्म कहते हैं। इस प्रोसेस के तहत अगर एथेंस के लोग किसी डेंजरस शख्स को एथेंस से निकालना चाहते तो उसके लिए वोटिंग की जाती। एथेंस में वोटिंग का एक अजीबोगरीब तरीका था। लोग ऑस्ट्रिका यानी पॉटरी के टुकड़ों पर उस शख्स का नाम लिखते थे जिससे वो शहर से निकालना चाहते थे। जिस शख्स के नाम पर सबसे ज्यादा पॉटरी के टुकड़े मिलते उसे 10 साल के लिए शहर से निकाल दिया जाता।
यानी आज की वोटिंग मशीन्स की शुरुआत हजारों साल पहले एथेंस में हो चुकी थी। ग्रीक्स अपने सिटीज को लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह देखते थे, जहां पब्लिक स्पेसेस जैसा कि थिएटर्स, टेंपल्स और जिम्नाजियम्स तमाम लोगों की पार्टिसिपेशन का जरिया बनते थे। ग्रीस में आर्किटेक्ट्स जैसा कि एक्टिनस ने ज्योमेट्री और ऑप्टिकल इल्यूजन्स का इस्तेमाल करके पार्थेनन जैसी फ्लॉलेस बिल्डिंग्स बनाई। ग्रीस के ये फेमस स्ट्रक्चर्स जैसे कि पार्थेनन और एम्फीथिएटर्स ग्रीस के कल्चर, इंटेलेक्ट और आर्ट को रिप्रेजेंट करते थे। पार्थेनन की एक हैरानकुन ऑप्टिकल इल्यूजन है। इसका आर्किटेक्चर इतना परफेक्ट है कि इसके कॉलम्स सीधे नहीं हैं, वो थोड़े से अंदर की तरफ झुके हुए हैं ताकि हमें दूर से देखने पर बिल्कुल सीधे नजर आए। अगर ये कॉलम सीधे होते तो आंखें उन्हें टेढ़ा समझती। यानी ग्रीक आर्किटेक्ट्स ने 2500 इयर्स पहले ही हमारी आंखों की साइकोलॉजी को समझ लिया था। इंडस वैली की तरह ग्रीस में बहुत ही अनोखे हजारों साल पुराने रिटन लॉज और टेक्स्ट मिले, जैसा कि सोलोन्स रिफॉर्म्स, जिन्हें सोलोनियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, और बहुत ही मशहूर यूनानी फिलोसोफर प्लेटो यानी अफलातून का रिपब्लिक। एथेंस में दरअसल डेमोक्रेसी की एस्टैब्लिशमेंट से पहले सोसाइटी बहुत ही अनइक्वल थी। रिच और पुअर में एक बहुत बड़ा गैप था। अब सोलोन, जो कि एथेनियन स्टेट्समैन और फिलोसोफर था, रिच और पुअर में इक्वली रिस्पेक्टेड था। सोलोनियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरी तरह डेमोक्रेसी को तो डेवलप नहीं किया, लेकिन एथेंस में मौजूद रिच लोगों की मोनोपोली को जरूर तोड़ा। और दूसरी तरफ प्लेटो की रिपब्लिक इंतहाई अहमियत की हामिल है। रिपब्लिक को वेस्टर्न फिलॉसफी, पॉलिटिक्स और एजुकेशन की फाउंडेशन समझा जाता है। प्लेटो ने अपनी किताब रिपब्लिक में इंसानी तारीख में पहली बार जस्टिस यानी इंसाफ को इतनी गहराई में एक्सप्लेन किया। प्लेटो की किताब रिपब्लिक को पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की सबसे पहली थ्योरीज में गिना जाता है। ये दोनों टेक्स्ट यानी सोलोनियन कॉन्स्टिट्यूशन और रिपब्लिक इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पूरी ग्रीक सोसाइटी इस बात पे फोकस थी कि कैसे एक सिटी को इंसाफ के साथ ऑर्गेनाइज तरीके से गवर्न किया जा सकता है। ग्रीक्स वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले रिलीजियस बिलीफ्स को क्वेश्चन किया। उनका यह मानना था कि सब कुछ गॉड नहीं करता, बल्कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होती है। ग्रीक सिविलाइजेशन को दुनिया के सबसे मशहूर फिलोसोफर्स को जन्म देने का भी एजाज है। ग्रीक सिविलाइजेशन की गोद में नामवर फिलोसोफर्स जैसा कि सुकरात यानी सोक्रेटिस, अफलातून यानी कि प्लेटो और अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल ने जन्म लिया। इन फिलोसोफर्स ने ऐसे तारीखी सवालों का आगाज किया जिन पर आज तक डिबेट की जाती है, जैसा कि इंसान का इस दुनिया में मकसद। उन्होंने सवाल उठाया कि जिंदगी क्या है, सच क्या है, इंसान क्यों है, और इन सवालों ने इंसान को अंदर से बदल दिया। ये सही मानों में ह्यूमन थॉट की बर्थ थी। 2400 साल पहले ग्रीक साइंटिस्ट एराटोस्थेनीज ने सिर्फ एक स्टिक और धूप से जमीन का सरकमफ्रेंस निकाल लिया था, वो भी हैरतअंगेज एक्यूरेसी के साथ। ग्रीक सिविलाइजेशन ने ही बड़े बड़े तारीखी नाम पैदा किए, जैसा कि आर्किमिडीज, यूक्लिड और पाइथागोरस, जिन्होंने साइंस, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स को एक नया मोड़ दिया। पाइथागोरस का पाइथागोरियन थ्योरम आज भी इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीस की एक बहुत ही मशहूर सिटी स्टेट स्पार्टा भी थी, जो कि बाकी के ग्रीस से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। स्पार्टन्स वॉर लाइक लोग थे। यहां बच्चों को 7 साल की उम्र से सोल्जर्स बनाया जाता था। स्पार्टन्स में वॉर का स्पिरिट इस हद तक भरा था कि पैदा होने वाले हर एक नए बच्चे को हुकूमत की तरफ से इंस्पेक्ट किया जाता था। अगर वो बच्चा उनकी नजर में वीक, डिफॉर्म्ड या सिक होता तो उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता। और उनकी नजर में यह कोई जुल्म नहीं था, बल्कि एक नेशनल पॉलिसी का हिस्सा था। और हैरानकुन बात यह कि स्पार्टन वुमेन की फिजिकल ट्रेनिंग भी सिर्फ इसलिए की जाती ताकि वो स्ट्रॉन्ग बच्चों को जन्म दे सके। ये इतने वॉर लवर थे कि पूरा ग्रीस इनसे डरता था। स्पार्टन्स की ब्रेवरी और वॉर लाइक ट्रेड्स का अंदाजा हमें हॉलीवुड की बहुत ही फेमस मूवी 300 से मिलता है, जिसमें किंग लियोनाइडस सिर्फ 300 स्पार्टन्स को लीड करके गॉड किंग ज़र्क्सीज और हजारों पर्शियन सोल्जर्स के खिलाफ डट गया, जबकि किंग लियोनाइडस को यह मालूम था कि मौत उसके सामने खड़ी है। इंटरेस्टिंग बात यह कि ओलंपिक गेम्स का नाम दरअसल ग्रीस में ही मौजूद एक माउंटेन माउंट ओलंपस से निकला है, जिसे ग्रीक माइथोलॉजी में होम ऑफ ग्रीक गॉड्स कहा जाता है।
ओलंपिक्स के बारे में हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते चले कि ग्रीक ओलंपिक्स में एथलीट्स कपड़े नहीं पहना करते थे, बल्कि बिल्कुल नेकेड कॉम्पीट करते थे ताकि ह्यूमन बॉडी की परफेक्शन दिखाई जा सके। और ग्रीक सिविलाइजेशन की सबसे फैसिनेटिंग चीज ग्रीक माइथोलॉजी है। ग्रीक्स कुछ गॉड्स और गॉडेसेस में बिलीव करते थे, जिनमें सबसे मशहूर ज़्यूस द फादर ऑफ गॉड्स, पोसाइडन द गॉड ऑफ सी, हेरा द वाइफ ऑफ ज़्यूस एंड गॉडेस ऑफ माउंट ओलंपस, एथीना द गॉडेस ऑफ विजडम और एफ्रोडाइट द गॉडेस ऑफ ब्यूटी। ग्रीक माइथोलॉजी ने आर्ट, लिटरेचर और हत्ता के आज की मॉडर्न फिल्म्स को भी इन्फ्लुएंस कर रखा है। और इंटरेस्टिंग बात यह कि वर्ल्ड यूरोप का ओरिजिन भी इसी ग्रीक माइथोलॉजी में मिलता है। ग्रीक माइथोलॉजी में एक बहुत ही खूबसूरत फोनिशियन प्रिंसेस यूरोपा के नाम से मशहूर है। वो इतनी खूबसूरत थी कि गॉड ज़्यूस उसके प्यार में गिरफ्तार हो गया। ज़्यूस ने अपने आप को एक व्हाइट बुल में कन्वर्ट करके यूरोपा को किडनैप किया और आज का यूरोप दरअसल इसी प्रिंसेस के नाम से निकला है। ग्रीक सिविलाइजेशन आज भी हमारी दुनिया को इन्फ्लुएंस करती है और साइंटिस्ट का बहुत सा बेसिक नॉलेज दरअसल ग्रीक सिविलाइजेशन से ही ओरिजिनेट करता है। ग्रीस की सबसे मशहूर पर्सनैलिटी एक मिलिट्री कमांडर था जिसका नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट था। अलेक्जेंडर इतना बड़ा जंगजू था कि उसने दुनिया के ज्यादातर हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था। अलेक्जेंडर द ग्रेट सिर्फ 32 साल की उम्र में दुनिया फतह कर गया। ग्रीक्स की नजर में अलेक्जेंडर द ग्रेट की इतनी इंपॉर्टेंस थी कि वो अलेक्जेंडर द ग्रेट को गॉड ज़्यूस का बेटा मानते थे। अलेक्जेंडर की फौज ने उस दौर में एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक कदम रखे और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि वो 15 साल तक एक भी जंग नहीं हारा। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह कि जब वो हिंदुस्तान आया और उसका सामना राजा पोरस से हुआ तो जंग इतनी खौफनाक थी कि जंग का मैदान हाथियों और लाशों से भर गया। अलेक्जेंडर जंग तो जीत गया, लेकिन राजा पोरस की बहादुरी से इतना इंप्रेस हुआ कि उसकी रियासत उसे वापस कर दी और उसे अपना दोस्त बना लिया। अलेक्जेंडर का दौर ग्रीक्स के लिए जियोग्राफिकल एक्सपेंशन का पीक टाइम था। लेकिन व्यूअर्स, हर अरूज का एक जवाल होता है और हर सिविलाइजेशन की तरह ग्रीक सिविलाइजेशन भी डाउनफॉल का शिकार हो गई। अलेक्जेंडर द ग्रेट की मौत के बाद 323 बिफोर क्राइस्ट में ग्रीस एक बड़ी एम्पायर से टूटकर छोटी छोटी किंगडम्स में तकसीम हो चुका था। इन किंगडम्स के दरमियान लगातार जंगों ने उनकी कुवत को खत्म कर दिया। जिस सोसाइटी ने डेमोक्रेसी, फिलॉसफी और आर्ट को जन्म दिया था, वही सोसाइटी अंदरूनी इख्तलाफात और पावर स्ट्रगल्स का शिकार बन गई। और फिर व्यूअर्स, मगरिब से एक नई ताकत उभरी, रोमन एम्पायर। रोम ने आहिस्ता आहिस्ता ग्रीस को अपने जेर असर कर लिया और 146 बिफोर क्राइस्ट में ग्रीस पूरी तरह रोमन एम्पायर का हिस्सा बन गया। द एक्सटेंसिव स्टोरी ऑफ मैनकाइंड की इस वीडियो सीरीज की अगली एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे रोमन एम्पायर की कहानी। वो एम्पायर जिसका शुमार दुनिया की बड़ी और ताकतवर एम्पायर्स में होता है। वो एम्पायर जिसमें एक प्रॉफिट क्राइस्ट यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और इसी एम्पायर ने हजरत ईसा को क्रूसिफाई किया, जिसके बाद रोम से उठने वाली क्रिश्चियनिटी पूरे यूरोप में फैल गई। रोमन एम्पायर के दौर में होने वाले इंटरेस्टिंग और हैरानकुन वाकयात का हम तज़किरा करेंगे अपनी अगली एपिसोड में। मेरे साथ जुड़े रहिएगा।